विकास कर सकते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाना बहुत ज़रूरी है। इसी दिशा में आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले आता हूं कि हमें सीयूईटी की तैयारी कैसे करनी है, सीयूईटी क्या है और सीयूईटी क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप जानते होंगे पहले 12th जो मेरिट बेस पे एग्जाम्स होते उसके बेसिस पे एडमिशन होते थे, लेकिन अब जो है सीयूईटी एनटीए के द्वारा आयोजित एक एग्जाम है जो पूरे भारत भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज में उसके माध्यम से आपकी एंट्री होगी। अपने आप में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसा कि पहले बताया गया, क्योंकि इससे पहले क्या था, आपने सुना होगा जो अच्छी स्कूलों में डीपीएस या बहुत महंगी स्कूलों में पढ़ने वाले, आपने सीकर और बहुत सारी स्कूलों के बारे में भी सुना होगा, अच्छे परसेंटेज बनते थे। केरल से लेकर के अलग अलग राज्यों में अच्छे परसेंटेज ज्यादा होते थे और उनका एडमिशन आसानी से हो जाता था, क्योंकि वहां दिल्ली विश्वविद्यालय में कई बार मेरिट 100% तक जाती है। लेकिन सीयूईटी ने क्या किया है, आप जैसे जो सीमांत क्षेत्रों में बैठे हुए लोग, जो गांवों से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को एक अवसर दिया है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी मेहनत और अपने ज्ञान के, अपनी काबिलियत के बलबूते पर अच्छी यूनिवर्सिटी में एंट्री पा सकते हैं। जो मुझे अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम की एक बड़ी उपलब्धि लगती है कि यहाँ से आप अपने क्षमता से आप भी उस बराबर का हक पा सकते हैं, समान अवसर पा सकते हैं। तो सीयूईटी एक तरह की आपके लिए एक आसानी वाली प्रक्रिया है जहां से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री पा सकते हैं। और जैसा विक्सा पूछ रहे थे कि हमारी यूएसपी क्या है, विक्सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो यूएसपी है बाड़मेर की, वो ये है कि हम अपने गहरे पौड़ीरा लोग हों, जो जितना गहराई से हम पानी सींच के पिया है पीढ़ियों भर से, सदियों भर से, तो जितने गहरे पानी से हम लोग अपना जीवन यापन करते आए हैं, तो हम लोग भी गहरे हैं। वो गहराई है विचारों में भी, समझ में भी, और हर तरीके से हम उस गहराई के बारे में परिचित हैं। मैं एक तसल्ली के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये देखा है, बाड़मेर से निकले हुए लोग, मारवाड़ से निकले हुए लोग, एक कहावत कही जाती है कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मतलब लोग कहां से कहां पहुंच गए, आपको पता होगा, दुनिया भर के बड़े बड़े, मैंने बीच में देखा मणिपुर के एक छोटे से गांव में, वहां जाकर देखा तो एक दुकान जो है, वहां बैलगाड़ी सच में नहीं जाती है, वहां कोई एक्सेस नहीं है, रोड नहीं है। वहां जो दुकान है वो किसी बालोतरा के पास के किसी गांव के एक सेठ की है। यानी कि आप दुनिया भर में आप देखिए जितने भी बड़े घराने हैं, बिजनेस हैं, टाइकून्स हैं, वो यहाँ से निकले हैं। तो क्षमता की कोई कमी नहीं है, हम यहाँ से निकल करके बहुत कुछ पाया है, पा सकते हैं, और पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा किया है यहाँ से पहुंचे हुए लोगों ने। ये बात अलग है कि जेएनयू में थोड़ो लड़नियों ज़्यादा है, बाकी डीयू और जेएनयू वहाँ पे भी अच्छा खासा किया है। अब हम आते हैं कि सीयूईटी जो एनटीए एग्जाम करवाती है, ये इसका परीक्षा और पैटर्न क्या है। अभी तक इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सीयूईटी है क्या। अब सीयूईटी का एनटीए एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीए आप उसकी वेबसाइट से सब परिचित होंगे। आप में से कितने लोगों ने एनटीए की वेबसाइट देखी है? पहला काम है आपको एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट से परिचित होना, उसको पोर्टल पे जाकर के, मुझे पूरी उम्मीद है आजकल हम सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, जो भी आपके पास सिस्टम है, उससे कम से कम वेबसाइट को टाइमली आपको चेक करना होगा, क्योंकि वही एक इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिक सोर्स है। किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करके आपको वेबसाइट पे भरोसा करना चाहिए। अगले महीने एनटीए अपनी वेबसाइट पे फॉर्म निकालेगी जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एग्जाम का डेट आएगा, वो भी शेड्यूल वहीं पे आएगा, और एग्जाम का डेट, सेंटर, वो पूरा शेड्यूल आपको वहीं से पता चलेगा। उसके बाद आप एनटीए की वेबसाइट पे जो भी अपडेट मिलेंगे, एग्जाम में एंट्री पाएंगे, और उसी दौरान आपको कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको सब्जेक्ट्स को लेकर के, कॉलेज को लेकर के, आपको ओपन वहाँ पर विंडो रहेगा जहाँ आप रीचेंज या उसमें अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एनटीए के इस एग्जाम में आपको क्या करना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि आपके पास वो तैयारी होनी चाहिए, वो अपना असला बारूद तैयार करना होगा। जैसा विक्सा ने बताया कि 750 लोगों को वहाँ जाना ज़रूरी है,
जाना ही नहीं है, अच्छी मेरिट के साथ जाना पड़ेगा। तभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल और जेएनयू के हॉस्टल की बात हो रही थी, उन हॉस्टल में तभी एंट्री मिलेगी जब आप टॉप पे होंगे। अगर आप अच्छी रैंक नहीं होगी तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ठीक है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सेंट स्टीफेंस और हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो, बताइए। और कितने लोग हैं जो मिरांडा हाउस और एलएसआर में एडमिशन चाहते हैं? उसमें गर्ल्स ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। खैर, लेकिन अच्छे कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेजेस हैं, उसके अलावा भी बीएचयू, जेएनयू के लैंग्वेज कोर्स उसमें भी आप चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर एग्जाम की प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तभी वो हो पाएगा। अब आते हैं हम, वेबसाइट आपने चेक कर लिया। अच्छा, एक चीज है, फॉर्म भरते क्या चीज ध्यान रखनी है, हमारे साथ गोविंद सर हैं, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक चीज आज नोट करके जाइए, आपके जो 12th, अभी आपके लिए 12th इंपॉर्टेंट है। आपका ईयर जो है, जिस साल में आप पढ़ रहे हैं, आपका 12th ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपीयर होंगे। यानी कि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे, वहां पर 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज वाला, हिंदी या इंग्लिश जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। एक कोर पेपर होगा जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसमें आपने ग्रामर और कुछ उसमें कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस होते हैं, वहाँ सॉल्व करना है। वो एग्जाम सिंपल होता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। लेकिन सबसे मेन कोर एरिया है वो है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में क्या है, उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे आप सपोज कि 12th में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ रहे हैं, तो आप पीसीएम से ही एग्जाम देंगे, ये बात जरूर ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि मुझे लेना है हिस्ट्री ऑनर्स और आप अभी पढ़ रहे हैं पीसीएम, तो आप हिस्ट्री की तैयारी करने लग जाए, फॉर्म हिस्ट्री में भर दें, तो वो डीएसपी हो जाएगा, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप जिस ईयर में जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में फॉर्म भी अपीयर हो। पहली चीज क्लियर, और उन्हीं 3 सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है, डोमेन सब्जेक्ट, कॉलेज है मुझे, ठीक है। और कॉलेज तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है जीके का एक पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग है और मैथ्स है, थोड़ा बहुत सिंपल सा पेपर होता है। वो पेपर बीए प्रोग्राम जो करना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 2 कोर्सेज होते हैं, एक होता है ऑनर्स, एक होता है बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम। ऑनर्स कोर्स की रेपुटेशन भी ज़्यादा है, नो डाउट, उसकी बहुत डिमांड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ऑनर्स कोर्स के लिए 3 जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जो मेन ऑप्शनल पेपर आप पढ़ रहे हैं, जैसे इस बार आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में गहराई से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आपको डेट, उसका सेंटर और फॉर्म भरने की प्रोसेस सिंपल इतना समझना है, बाकी गोविंद सर बताएंगे विस्तार से। मैं आता हूँ फिर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। किसी को डाउट है, मैं इसके बाद हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं अपने पास, किसी को कुछ भी संशय हो इस सेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कि तैयारी क्या है, सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखना जीवन भर के लिए, गणपत सिंह जी बैठे हैं, वो भी बताते ही होंगे, भारत के या दुनिया भर के किसी भी एग्जाम की 2 खास बातें होती हैं, है ना। 2 मुख्य जो पिलर होते हैं, एक होता है उसका सिलेबस, दूसरा होता है उसका क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। सिलेबस जो है किसी भी मतलब पेपर एग्जाम के लिए जो सिलेबस है, वही जैसे संविधान होता है ना, हमारी संविधान में प्रियम्बल है, ठीक है, प्रस्तावना होती है, उसी तरीके से किसी भी एग्जाम का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम से याद होना चाहिए कि मेरे ये पेपर है, ये सिलेबस है। इतना याद होना चाहिए कि जीवन भर याद रहे और आप अपने बुढ़ापे में नाती पोतों को भी बता सकें कि ये मेरा सिलेबस है, मैंने ये पढ़ा। जीवन भर के लिए सिलेबस एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी एक रूपरेखा है। और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एनटीए की साइट से मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, यानी कि इससे पहले क्या क्या प्रश्न पूछे जाते रहे, प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, किस टाइप का नेचर है उसका, उससे आपको आइडिया आता है। आप कभी गहराई से सोचिए,
आपको जब दिमाग में प्रश्न पहले से होगा तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचना स्टार्ट करेगा। यानी कि आपको पता है कि ये मुझे जानना है, तभी आप टॉपिक पे पहुंचते हैं, है ना। आपने सुना होगा एक होता अराउंड द टॉपिक, एक होता अबाउट द टॉपिक। यानी कि एक उस विषय पर पहुंचना अबाउट द टॉपिक, एक होता अराउंड द टॉपिक। कई बार आप क्या होता है उसके आसपास भटकते रहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको आना था टाउन हॉल, बाड़मेर में पहुंच गए, रेलवे स्टेशन चले गए, उधर आप हाई स्कूल चले गए, उधर से होकर के वापस चले गए, आप टाउन हॉल नहीं पहुंच पाए। ये तो हो गया अब अराउंड द टॉपिक। आपको आना है, आपने रास्ता पूछते हुए आप इस टाउन हॉल के अंदर आकर के एक सीट पर बैठ के, ये हो गया आपका अबाउट द टॉपिक। यानी कि उसकी गहराई तक पहुंचना, सर मतलब आपको ऊपर तौर पे नहीं समझना, उसको गहराई से समझना है कि उसकी एग्जैक्ट विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है। तो वो जानने के लिए आपको फोकस करना होगा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एक आइडिया देते हैं कि क्या पूछा जाता है आपके दिमाग में, वो पहले से क्लियर होना चाहिए। उससे खुद से ही पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस विषय पर सोचेगा, अच्छा इस टाइप से, वहाँ से फिर आप बुक जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। तब आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर पढ़ते टाइम ध्यान देना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ अंडरलाइन करना है, कौन सी चीज को मुझे याद करना है, नोट्स बनाना है। आप में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि नोट्स क्या होते हैं, क्या बनाना है, उसमें से क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के लिए पूरी बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ फैक्ट दिखा उस पर गोला मार लेंगे और सीधी अंडरलाइन करेंगे ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, आपको फिर फैक्ट्स और उसकी कॉन्सेप्ट आइडिया वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। अगर जीवन में ये समझ गए पढ़ते टाइम कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसका सिलेबस क्या है, जिस सिलेबस की हम बात करें। सिलेबस है एनसीईआरटी बुक्स। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ इसके 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th की बुक से आने वाले, उससे बाहर, उससे आगे, उससे कुछ भी नहीं। तो बिना किसी आप बहकावे में, बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग बुक्स, बहुत सारा मार्केट में मटेरियल होता है। आप किताब सेंटर पे जाएंगे, बुक सेंटर पे कई सारी बुक्स मिलेगी, सीयूटी का ये वो, एक्स राइटर, वाई राइटर, जेड राइटर। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की जो एनसीईआरटी सीबीएसई का जो टेक्स्ट लिखती है, कई एनसीईआरटी के आपने सबने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी से परिचित है सभी लोग। आप में से कितने लोग वाले पैटर्न यानी कि सीबीएसई बोर्ड की स्कूल्स में पढ़ रहे हैं अभी? ये तो फिर चिंता की बात है, क्योंकि आप लोग ज्यादातर, इसका मतलब ये है कि आप में से 80% लोग राजस्थान बोर्ड की किताबों से यानी कि राजस्थान बोर्ड में पढ़ रहे हैं। उसमें भी एनसीईआरटी है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी बुक्स ही उसका मेन पैटर्न है, यानी कि आपकी 12th की एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, 11th की भी नहीं। आपको मेन फोकस करना है 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स जो भी आपकी डोमेन सब्जेक्ट है, सपोज किसी के पास हिस्ट्री में 3 बुक्स होंगी वहाँ, थीम इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है किसी के पास, उसकी 2 बुक्स होंगी, एक कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और एक इंडियन। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसकी भी आपके पास 2 बुक्स, इकोनॉमिक्स है उसकी भी 2 बुक्स। बहुत पतली सी और बहुत खूबसूरत किताबें हैं एनसीईआरटी। भारत में सबसे बढ़िया अगर कोई कंटेंट लिखा गया है अच्छे अच्छे राइटर के माध्यम से, अच्छे प्रोफेसर्स और जो स्कॉलर्स हैं, कोई कंबाइंड जो पैटर्न है उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो लिखा गया है वो एनसीईआरटी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ एनसीईआरटी सिर्फ आपको सीयूटी के लिए नहीं, भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जो बेस है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी है। तो इसलिए उसको गीता, बाइबल, कुरान जो समझना है एनसीईआरटी को समझ लिए, और उसको समझते हुए उसकी लाइन टू लाइन, उसकी जो पैराग्राफ वाइज, चैप्टर वाइज, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे हिस्ट्री की बुक से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3,
पार्ट 1 में जैसे पहला चैप्टर है आपका आर्कियोलॉजी एंड सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक चैप्टर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं वेटेज भी बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज कितना है, उसका यानी कि कितना उसका वेटेज रहेगा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस की संभावना है। तो ये सबसे काम की चीज़ है, यही टेक अवे है इस कार्यक्रम का। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जैसे हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स में टेबल्स बने हुए हैं, मैप्स बने हुए हैं, चार्ट बने हुए हैं और उसके पीछे टाइम लाइन बनी हुई है। आपने नोट किया होगा जहाँ चैप्टर एंड होता है वहाँ एनसीईआरटी की बुक में पीछे टाइम लाइन होती है। आप देखते हैं टाइम लाइन सभी, ठीक है ना? तो टाइम लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आप समझते हैं क्रोनोलॉजी, यानी कि उसका सीक्वेंस क्या है, कालक्रम का क्या एक सीक्वेंस है, उससे आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है और वहाँ से डायरेक्ट आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से ज्योग्राफी की बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मैप्स, डायग्राम और कुछ अपेंडिक्स बने हुए हैं, जैसे उसकी बुक्स के पीछे अपेंडिक्स बने हुए हैं, उस अपेंडिक्स से सीधे सीधे कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आंकड़े पूछे जाएंगे, उस वहाँ पर कौन से डेटा कितने हैं, किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन, एरिया, क्रॉप्स वाइज, यानी कि कौन सी जानकारी है, वहाँ आपको बिटवीन द लाइंस समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है बिटवीन द लाइंस, यानी कि लाइन के अंदर भी उसमें एक मीनिंग छुपी होती है। तो ये आपको पढ़ाई के तौर पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या उसका आशय हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अलग अलग जो, चाहे वो आप पीसीएम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की बुक्स होंगी, वहां पर आपको देखना पड़ेगा इवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। चाहे पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आप वहाँ पर वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर यूएनओ के बारे में, जितने भी संगठन हैं उनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में, वो सब आपको गहराई से उस पे देखना होगा। यानी कि जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें लाइन, एनसीईआरटी की जो 12th की बुक्स की एक एक लाइन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके लिए सिंपल आपको पैरामीटर बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो यानी कि उन लाइंस को पढ़ते टाइम आपको अलग अलग बार जब पढ़ेंगे आपको क्लियर चीज समझ में आनी चाहिए। एक एक बुक को कम से कम मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि 5-7 बार तो पढ़ना चाहिए, तभी उसको समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप उसको 4-5 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमारे इंसान के दिमाग की भी कुछ सीमाएं हैं, और आप ये मत मानिए कि दुनिया में कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने नीट निकाली है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो आईएम से पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि किसी का दिमाग कोई विशेष उसकी पैदाइश हो। सभी का दिमाग एक जैसा ही है, बशर्ते आप उसका कितना इस्तेमाल किस दिशा में किस तरीके से करते हैं। अगर आप उसको प्लानिंग के साथ आपकी स्ट्रेटजी, रणनीति बना करके, और आप उसको बार बार पढ़ेंगे। सपोज एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर को आपने एक हफ्ते के अंदर आपने रिवाइज कर लिया, तो आपकी मेमोरी लगभग 50 से 60% उस चैप्टर की चीज़ों को क्लियरेंस, मतलब उसकी काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी आपको आएगी। और अगर आपने एक महीने के अंदर फिर से उस चीज़ को दोहरा दिया तो आपकी लगभग 70 to 80% आपकी जो उसकी याददाश्त करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए बार बार पढ़ना होगा। अपनी रणनीति बना लीजिए। अगले 100 दिन हैं आपके पास जहां सीयूटी यूजी का पेपर होने वाला है। 100 दिन, ठीक है। ये पेपर सीबीटी बोर्ड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप सब जानते हैं, अभी मैं जानता हूँ कि कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो आप जरूर थोड़ा सा उससे परिचित हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का एक अलग तरीका होता है। आपके पास सिस्टम होगा, डैशबोर्ड होगा, उसी पे आप देंगे और आपको क्लिक करना पड़ेगा आंसर जो है उस पे, और अलग अलग कलर में, जैसे जिस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं तो ब्लू टिक आएगा, पर्पल भी आ सकता है, या नहीं अटेंड करेंगे उसको रेड आ सकता है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए माउस को कैसे हैंडल करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, अप करना है, साइड में कैसे ले जाना, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम ऑनलाइन है। तो आपको अगले 100 दिनों की तैयारी कैसे करनी है, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो आप अभी से प्लानिंग कर लीजिए। और उसका सबसे जो बेहतर जो तरीका है वो ये है कि एनसीईआरटी की बुक्स उठानी है,
3 सेक्शंस हैं। पहला डोमेन, पहला जो है वो लैंग्वेज वाला, सेकंड है जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल है, आपके 3 सब्जेक्ट वो पढ़ने हैं, और तीसरे वाले में आप जीके का पेपर दे सकते हैं। तो टोटल आपके 5 पेपर्स होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही। एक पेपर में 50 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको अटेंड करना है। 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चंस का नेचर है उसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है सिंपल रिमेम्बरिंग या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, उसकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि 50 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिंपल होंगे, फैक्चुअल होंगे या कुछ डेटा वाले होंगे, और वो लगभग आप में से 70 से 80% लोगों को पता भी होंगे। यानी कि 25 क्वेश्चंस यानी कि लगभग 50% क्वेश्चन आप सबको पता होंगे, आप जानते होंगे। बस आपने सही से ऑप्शंस का सिलेक्शन कर लिया, उससे सही से उसको एलिमिनेट कर लिया, यानी कि कौन से गलत हैं, गलत को पहले छांटना। ये भी आपको तरीका होना चाहिए कि कौन सा गलत है। गलत को छांट के आप अगर एक अच्छे मतलब जो सही ऑप्शंस में जाते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन की राइट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं मैचिंग टाइप, यानी कि एक साइड में लिस्ट होगा जहां बुक्स हैं, दूसरी साइड ऑथर की लिस्ट है, आपको मैच करना है। कोई घटना है उसको मैच करना, कोई सिद्धांत है उसका कौन किसने दिया था उसके बारे में मैचिंग करना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका जो हाई ऑर्डर स्किल चाहिए होगा, उसको यानी कि रिलेट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो आपने याद भी किया है, उसको समझा है, तभी आप कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके गलत छांटने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कौन से इसमें से इनकरेक्ट है। जो टोटल आपको ऑप्शंस दिए हुए 4, उसमें से कौन से गलत है, और वो देखिए वो भी एनसीईआरटी की लाइन से एग्जैक्ट निकाल दिया गया है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज बदल दी जाती है, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सी बात है, और उसमें कुछ बच्चे गलत करके आते हैं। यहाँ एक्यूरेसी की बात है, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं, सिंपल सी बात बताता हूँ, हम सब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है, सबको पता है। अब उस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देंगे और आपको 2 सेंटेंस दे दिए हैं, और आप गलती से और कुछ एग्जाम हॉल के प्रेशर की वजह से वैसे कुछ क्वेश्चंस गलत करके आ, और कई बच्चे आके कहते हैं अरे ये तो मुझे पता था, मैं गलत करके आ गया। वो बाद में रियलाइज भी होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि पहले किताब को पढ़ना, उसको ज़्यादा बार बार पढ़ना, और बाद में आप मॉक टेस्ट देना, यानी कि एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना, दूसरा कुछ अगर आपके पास अवेलेबल है एनटीए की वेबसाइट से अटेंड कर लीजिए, उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर कुछ मार्केट में अवेलेबल है। मैं भी निवेदन करूंगा कि मॉक टेस्ट का कुछ अगर कुछ व्यवस्था होगी तो उसका भी कुछ प्रावधान किया जाए। तो इस तरीके से आप बार बार जितने क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, उससे आपकी जो एक्यूरेसी है, यानी कि क्वेश्चन को राइट करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन इस पे गहराई से कम सोचते हैं, इसकी वजह से आपके क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर बहुत गहराई से आपको ध्यान देना है कि आप उसमें से उस क्वेश्चन को सही कर पाए। और कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे हर पेपर में आपको 2 पैसेज मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि आपको सीधा पैराग्राफ दिया गया, उसी में से क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन की भी स्किल होती है, आपको क्वेश्चंस भी पढ़ना है, साथ साथ आपको वो पैसेज पढ़ के समझना है कि इसमें राइटर का मैसेज क्या है, वो क्या संदेश है, क्या कौन सी बात वो कहना चाह रहा है। तो आप गहराई से उसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपका वो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन हैं, उसमें से 25% क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टफ होंगे, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, तो यहाँ आपकी जो सिलेक्शन होने की जो क्षमता है या जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको एक बिंदु जो सबसे मेन फोकस करना है वो एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना, और उसके साथ साथ उसके बार बार उस पर प्रैक्टिस करना। सो प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ भी उसका समाधान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो नो डाउट उसका जो आपकी आंसर के सही होने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और
इसी को फोकस करते हुए अगले 100 दिन की आप प्लानिंग करेंगे, आपकी वीक वाइज और हर बुक्स की, क्योंकि देखिए आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट के लगभग 6 से 7 बुक्स होंगे। अगर वो 7 बुक्स हैं तो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो अगर मिरांडा हाउस के हॉस्टल में एडमिशन लेना है या हिंदू के हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो आपकी जो कट ऑफ है उसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मोर देन 90% क्वेश्चंस आपको राइट करने पड़ेंगे, तभी आपके उस विश्वविद्यालय की दहलीज में एंटर होने का आपका जो रास्ता है, जो आप सपना सोच रहे हैं, वो सपना पृष्ठभूमि में वो विश्वविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है, वो सपना तभी पूरा होगा जब आप अपनी रणनीति और अपनी मेहनत कम तो होंगे नहीं। और ये मामले में अपनी तासीर भी अड़ी है कि मेहनत तो अपने पूर्वजों भी ठीक है, पानी भी कोनी तो आसपास 8-10 कोस में पानी लाइन अगर जीता रह गया आज अच्छे स्तर पे दुनिया के सामने खड़े भी हैं, तो मजबूती के लिए अपने को कोई बाहर से मोटिवेशन की प्रेरणा होनी नहीं चाहिए, है ना। बस प्रेरणा इतनी है, अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आप उस नींद आने से रोकते हैं, जो आपको नींद आने से पहले आपको जागृत करते हैं। वो सपने हमारी आंखों में हमारे सामने हैं। तो यहाँ से निकले हुए लोग डीयू में ही नहीं दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ से जो भी डीयू में गए उन्होंने भी अपना एक तरह से वहां जाकर के लोहा मनवाया है, हर क्षेत्र में अच्छा किया है। तो आप में वो सब क्षमताएं हैं, आपके चेहरों की चमक ये बताती है कि आप उसको साकार करने में 100% आप सफल होंगे, और आपके शिक्षक आपकी स्कूल उसमें मदद कर रहे होंगे। लेकिन सबसे मुख्य काम है वो आपका, आपकी मेहनत और आपकी रणनीति का है। वो रणनीति ही आपको एक तरह से सफल बनाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब अगर जंग लड़नी हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते, फिर आपको ये नहीं देखा जाना चाहिए कि अगर युद्ध में निकल पड़े हैं तो ये आपके लिए युद्ध है, समरभूमि है। यहाँ से आप सिर्फ अपना नहीं राष्ट्र का भी निर्माण कर रहे हैं, उससे भी बढ़कर आपके पेरेंट्स जो आपके साथ आए हैं, इनके जो सपने हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया वो मेहनत के बलबूते, बाड़मेर जैसे क्षेत्र में रह करके अच्छी स्कूल में पढ़ाना और अपने बेटे को, बच्चे को, बेटी को अगर डीयू जैसे संस्थान में भेजने का साहस भी कम बात नहीं है। तो एक बार उन पेरेंट्स के लिए भी तालियां बजवाइए जो हौसला देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आज हमारी सबसे बड़ी मजबूती है हमारा परिवार, वो जो हमारे पेरेंट्स, उनके जो सपने हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ विद्यार्थियों की आप स्वार्थी भी हो जाइए, स्वार्थी होकर के कम से कम परिवार के, अपने माता पिता और अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए तो जीना सीखें, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका गोल्डन एरा है। अभी आप जिस दौर में हैं, आपकी माइंड और आपकी बॉडी की एनर्जी पीक लेवल पे, इससे ज़्यादा एनर्जी आपको बाद में शायद ही नहीं मिले। तो इसलिए अभी से उस एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, कैसे आप मोबाइल, इंटरनेट, एआई का यूटिलाइजेशन सही दिशा में कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए हाँ प्रश्न पे आ रहे हैं बेटा, अभी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ प्रश्न अभी हम लेंगे, एक प्रश्न सेशन होगा, हम उस पर आंसर भी लेंगे, बिल्कुल। तो आपको मैं कुल मिलाकर के संक्षेप में, हमारे समय अभी सीमित है, तो जितना हम कह सकते हैं गोविंद सर भी इसके बारे में बात करेंगे। तो कंटेंट जो है, सिलेबस और परीक्षा प्रबंधन की तैयारी कैसे करनी है। परीक्षा में वो जो आपको घंटे भर का एक पेपर, जो 2 अलग-अलग सेशंस में पेपर देने हैं, उसके लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं, कैसे एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से आप पढ़ना है, उसमें लग जाइए। एनसीईआरटी बुक्स को ही अपने जीवन दिनचर्या का एक पार्ट बना लीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लिया, उसमें लाइन टू लाइन क्या कर सकते हैं, अगर आपने समझना स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। संस्कृत में कहावत होती है हिरण अपने आप चल के नहीं आते, यानी कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और वो हम जानते हैं और हम करते हैं, करने में हमें उसमें गुरेज भी नहीं है, और आप में वो एनर्जी है, और वो आपके सामने, और हम सब लोग यहाँ से बैठे तो हमें भी, और जो फाइनेंशियल वाली बात भी की, मैं आपको पेरेंट्स बैठे उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे बाड़मेर में पढ़ रहा हो, चाहे जोधपुर, जयपुर या किसी भी जगह पे, नॉर्मली आज के समय में 5-10 हज़ार रुपये खर्चा एक व्यक्ति पे आता है।
दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में हॉस्टल मिलता है तो वेल एंड गुड, द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर काफी कम खर्चा। अदरवाइज जिनको नहीं भी मिलता है तब भी आप 10 से 15,000 में आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो फाइनेंस एक अपने आप में कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। वो मैं अपने आप का उदाहरण देकर के कह सकता हूँ कि मैं गया था तो मेरे पिताजी के पास 10,000 रुपए भेजने के नहीं थे। मैंने हॉस्टल्स के रहने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया, कुछ कंपनीज में काम भी किया, यानी कि पार्ट टाइम जॉब करके भी आप जीवन यापन कर सकते हैं। अगर जीने का हौसला हो तो मुझे नहीं लगता, अगर जीने का हौसला हो और आपके सामने कुछ करने की कुछ है, क्योंकि देखिए जीवन, मानव का जीवन एकदम साधारण चीज नहीं है। आप बहुत लकी हैं, हम सब बहुत लकी हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। उसमें भी पृथ्वी में भी भारत जैसे भूमि पे हमने जन्म लिया है। भारत भूमि में भी राजस्थान जो भक्ति और शक्ति की धरती है, उसमें भी मालानी में, इन धोरों में, इन रेत के समंदर में रहकर के जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये पुण्य का काम भी है, हमारे पूर्वजों ने भी किया और हम भी कर रहे हैं। तो आप इसमें सौभाग्य समझिए, इस सौभाग्य को समझते हुए यहाँ से आगे बढ़ाना है। स्काई इज द लिमिट, ये पूरी जहान हमारे सामने है। यहाँ पर जो पाना चाहते हैं वो चीज आप कर सकते हैं। यानी कि आपके सामने उदाहरण है, यहाँ से निकले हुए लोग विक्सन लॉ के ही है। मैं उनको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में अभी जो एक बैच था उसके 3 लोग एक ही बेंच पे बैठते थे, और तीनों जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 3 जो मेन जस्टिस थे, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर जस्टिस, वो तीनों एक ही बैच से। यानी कि आप सोचिए, उस विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हर क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? हेलो, आप और हम क्यों नहीं? है ना? ये मानव होने के नाते हमारे पास दिमाग है, आस है, विजन है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय आपको डिग्री नहीं देता है, एक दृष्टि देता है, आपको जीवन का संकल्प देता है, उसमें जीने की कला देता है, हुनर देता है, जहां आप बहुत कुछ सीखते हैं, पाते हैं और अपने परिवार के साथ साथ इस देश का भी निर्माण करते हैं। तो मैं कुल मिलाकर के अंततः यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय आपका इंतजार में है, आपके इंतजार में वो संस्थानें हैं, वो सब आप अपनी रणनीति, आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस एग्जाम की उस पैटर्न के अनुरूप अपनी तैयारी करेंगे। और अपडेट करने के लिए आप एनटीए की वेबसाइट आपके साथ है, हम सब लोग हैं। हमें किसी भी, आप कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो संपर्क कर सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप आएंगे, हम भी मजबूत होंगे, आपके परिवार और हम सब मालानी के लोग मजबूत होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा और ये सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। आयोजन समिति को एक बार फिर से धन्यवाद। बाड़मेर में शिक्षा की गंगा ऐसे ही बहती रहे। भारत माता की जय। थैंक यू। बहुत बहुत